दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 10 नवंबर को जो एसएससी फेज 8 का एग्जाम हुआ है, 3 शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में टोटल 75 जो जीके के सवाल पूछे गए थे। और आज अपन ने रिकॉर्ड बना लिया है 75 में से 74 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। क्योंकि आज आपके लास्ट एग्जाम था 10 नवंबर को, तो मैंने टारगेट रखा क्यों ना कोशिश की जाए कि सभी सवाल मिल जाए, और यहाँ पर कामयाब भी हो गए। मेहनत बहुत लगी, लेकिन ये सभी सवाल अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। एक सवाल यहाँ पर रह गया है जो कि थर्ड शिफ्ट का सवाल है, बाकी सभी के सवाल यहाँ पर मिल चुके हैं, हूबहू सवाल हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं 10 नवंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट में 25 जीके के सवाल पूछे गए हैं। स्पेशल थैंक जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए, उनमें हेमंत जांगरा, महेंद्र सिंह, दिनेश, धर्मराज सैनी, अश्विनी मौर्य जो प्रयागराज से, अनु। इनके अलावा भी कोई कैंडिडेट रह गया तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि आज बहुत से कैंडिडेट सवाल सेंड किए हैं, तो कोई मिस भी हो गया होगा नाम। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, लुसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज है जो कि वरुण अवस्थी सर के द्वारा अनअकैडमी पर आपको मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो। ये आपकी टेस्ट सीरीज वीकली रहेगी। नवंबर 9 से 15 नवंबर तक टोटल 5 टेस्ट हैं, और 16 से 22 तक इनके साथ साथ आपको एनालिसिस भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर एनरोल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर डेली T20 टेस्ट है वो आयोजित होंगे आपकी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का पहला सवाल है, कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसमें आपके कौन सा नहीं है? तो असम हो जाएगा करेक्ट। 8 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। और ये काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, और जब सूर्य है इस रेखा के एकदम ऊपर आ जाता है, उस दिन सबसे लंबा तो दिन होगा जो 21 जून को होता है, और सबसे छोटी रात होगी जो 21 जून को पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। हाजी अली दरगाह कहाँ पर, ये आपके सवाल पूछा गया, तो ये दरगाह है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई के वर्ली तट के निकट स्थित एक छोटे से टापू पर स्थित है। ये एक मस्जिद है, हाजी अली की दरगाह है, जिसका निर्माण 1431 में हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में कराया गया था। कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सवाल पूछा है, तो BS येदियुरप्पा हो जाएंगे। 26 जुलाई 2019 से प्रेजेंट अब तक कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? येदियुरप्पा, और उनकी पार्टी है BJP। नेक्स्ट वाला एक आपके था, माच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो माच लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक लोक रंगमंच का प्रमुख रूप है, तो मध्य प्रदेश राज्य करेक्ट हो जाएगा माच के केस में। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 में विजेता कौन रही है? तो वुमेन्स यहाँ पर बात करूँ वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की, तो विजेता हम्पी कोनेरू। ये रिपीट हो रहा सवाल, एसएससी ने आपकी बार 10+2 में भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो हम्पी कोनेरू है। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। रैपिड चेस चैंपियंस हैं, इंडिया की ये खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी। और चेस की बात हो गई तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019, ये तो आपके वुमेन की हो गई। मैन के केस में मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। तो मेंस में जो रैपिड चेस चैंपियन रहे हैं वो मैग्नस कार्लसन रहे हैं। करंट अफेयर्स का ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि ये इंडियन से सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो भी सवाल है ज्यादातर जिसमें इंडियन विजेता रहते हैं, तो ये वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2019 में इसमें जो इंडियन का विजेता रहा है, चैंपियन रहा है इस यूथ चेस चैंपियनशिप में, रमेश बाबू प्रज्ञान नगदा। ये मुंबई में आयोजित हुई थी चैंपियनशिप, जिसमें रमेश बाबू विजेता रहे थे, चैंपियन रहे थे। और जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है 2018 में हुई थी, उनमें भी विजेता मैग्नस कार्लसन थी। धनपत राय श्रीवास्तव नाम किसका है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद का। धनपत राय श्रीवास्तव, बहुत बार एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है, तो ये नाम किसका है? मुंशी प्रेमचंद का नाम हो जाएगा, जो कि इनका जन्म हुआ था 1880 में वाराणसी यूपी में। आपकी एक सवाल पूछा गया था, साउथ मोस्ट पॉइंट है जो मेनलैंड का है मुख्य भूमिका, वो कौन से अक्षांश पर है, कौन से लैटिट्यूड पर है? तो कोऑर्डिनेट से पूछ लिया है, तो साउथ का जो मेनलैंड का सबसे मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, वो कैप कॉमरेन हो जाएगा। ये तमिलनाडु में है। तो इसका लैटिट्यूड की बात करें तो 8.06 डिग्री नॉर्थ करेक्ट हो जाएगा, और ये इसका कोऑर्डिनेट है जिसमें नॉर्थ और ईस्ट दोनों का डिग्री दे रखा है। तो इसके रिगार्डिंग अन्य, ये तो आपको पूछ लिया। मेनलैंड का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कैप कॉमरेन हो जाएगा। और बात करूं मेनलैंड के अतिरिक्त जो साउथ मोस्ट पॉइंट हो जाएगा वो इंदिरा पॉइंट है, और इसका जो लैटिट्यूड है कोऑर्डिनेट है वो 6.75 डिग्री नॉर्थ और 93.84 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। और वेस्ट का मैं बात करूं सबसे
वेस्ट का जो बिंदु है वो हो जाएगा सर क्रिक इन कच्छ में है, जो गुजरात में सर क्रिक है, इसकी भी आप लैटिट्यूड देख सकते हो। और नॉर्थ में इंदिरा कॉल भी हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर के केस में। और वेस्ट का हो गया, नॉर्थ का हो गया, ईस्ट मोस्ट का है ये डोंग विलेज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये इसकी लैटिट्यूड है। तो यहाँ से ये सवाल पूछा गया है अक्षांश का जो साउथ का मेनलैंड का, जिसमें 8.06 डिग्री करेक्ट था आंसर। शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को, और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे इस समझौते में। ये समझौता कब हुआ था? बांग्लादेश जो लिबरेशन वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में, उसके बाद ये समझौता हुआ था। मध्यकालीन चौगान खेल का वर्तमान नाम क्या है? तो चौगान खेल जो पहले राजा महाराजाओं के समय खेला जाता था, ये घुड़सवारी वाला जो खेल पोलो है ना, तो इसका नाम वर्तमान में क्या है? पोलो से मिलता जुलता ये खेल है। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन से खेल खेलने के दौरान हो गई थी? तो मृत्यु है यही खेल जो चौगान खेल खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और घोड़े से गिरने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 के तहत हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड की, पहले जो आपका एग्जाम हुआ था शुरुआत का 6 नवंबर को, उसमें भी सवाल पूछा गया था, और इससे पहले 10 जेई में भी आया था। तो इनके सभी अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में चेंज एजेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किस राज्य को मिला है? उड़ीसा को मिला है चेंज एजेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये चौथा एडिशन है टोइसा जो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड का, जो मार्च 2020 में दिए गए थे। ये सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर करंट अफेयर्स का पीवी सिंधु को मिला है स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अवार्ड हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को, टीम ऑफ द ईयर इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया गया है, कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा को, इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर है रानी रामपाल, मेंटर ऑफ द ईयर है पुलेला गोपीचंद हो जाएंगे। और ये सवाल जेई में शायद पूछा गया था, कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर ये है रिलायंस फाउंडेशन, अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट पीवी सिंधु, यूथ आइकन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह हो जाएंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है भाईचुंग भूटिया को, आइकन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह को। तो ये सभी टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट के अवार्ड हो गए हैं जो इसमें पूछा गया था। चेंज एजेंट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो उड़ीसा को दिया गया है आज आपके प्रथम शिफ्ट का। सिल्वर का रासायनिक प्रतीक पूछा है, ईजी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 47 है, एजी से इसे डिनोट करते हैं, लेटिन नाम है अर्जेंटम। पैक्स इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर की बुक्स है पैक्स इंडिका। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सबसे पहला आइडिया आया था मोहन सिंह, और इन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 को इसका गठन हुआ है। टोक्यो जापान में थे जब, और रास बिहारी बोस ने इसके गठन पर विचार का सम्मेलन बुलाया था। मोहन सिंह का सबसे विचार है, उन्होंने इनको बताया। तो इस प्रकार कह सकते हो मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था 1942 में। फिर इन्होंने इसको सुपुर्द कर दिया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस को, आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाला था। अगला सवाल थे आपके, म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका हेनरी हो जाएगा। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर इसमें करेक्ट होना चाहिए, बाकी इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। पूर्वी घाट की जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है। मैं बात करूँ पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वो है जिंदगड़ा चोटी है जिसकी हाइट है 1690 मीटर है। सेकेंड अरमाकोंडा हो जाएगी 1680 मीटर। कौन सी कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? जिसमें एक ऑप्शन था अमुक्त माल्याद, ये कालिदास की पुस्तक नहीं है, तो किसकी है? कृष्णदेवराय की ये पुस्तक हो जाएगी। कालिदास के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इनसे बाहर नहीं आता ये जो भी रचना है। 3 तो नाटक है जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है और मालविकनाग्नि मित्रम है। 2 महाकाव्य है रघुवंशम कुमार संभवम, 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसार, ये सभी कालिदास की कृत रचनाएं हैं। और अमुक्त माल्याद यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा कृष्णदेवराय की रचना। अगला सवाल देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो ISFR 2019 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करूं, टोटल जितना भी एरिया कवर करता है उसमें मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का है,
तो सवाल जो इसमें स्टूडेंट बता रहे थे ये पूछा गया था वन क्षेत्रफल परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मतलब जो राज्य का क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन है कौन सा, परसेंटेज में कौन सा कवर करता है। जैसे राज्य का क्षेत्रफल 100 है तो वन 80% कवर हो रहे हैं, 85% कवर हो रहे हैं, तो वो मिजोरम में हो रहे हैं। तो परसेंटेज राज्य के क्षेत्रफल और परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो मिजोरम हो जाएगा फर्स्ट। ओवरऑल जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मध्य प्रदेश है। मिजोरम के बाद जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है अरुणाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी की बात करूं, राज्य की बात ना करूं, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है 90.33% भूभाग पर। भारत के कुल क्षेत्रफल में वन है 21.67% इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो ये सवाल भी जेईई में पूछा हुआ सवाल है। फॉरेस्ट कवर में अब की बार पूछा था एसएससी ने, सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य की हुई है, तो कर्नाटक की हुई है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि। सेकेंड आंध्र प्रदेश, थर्ड केरला की। कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है। कोया नृत्य तेलंगाना का हो जाएगा नृत्य। बोक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बोक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपकी निमहंस का पूछा गया है इंस्टीट्यूट का दूसरा एन, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दूसरे एन यानी इस एन का क्या मतलब हो जाएगा, प्रथम का मतलब है नेशनल, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस हो जाएगा। तो न्यूरो इसका मतलब हो जाएगा जो तंत्रिका है, राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1974 को। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह कौन से नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, तो इस टाइप से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, काफ़ी हार्ड सवाल रहा होगा ये। तो ये है 24वें नंबर के। एसएससी यहाँ पर लोकसभा के सदस्य ये पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं और प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं, तो इनसे रिलेटेड अब की बार सवाल पूछे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो नौसेना प्रमुख की बात करूँ तो वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो है करमवीर सिंह जो कि 24वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आर्मी स्टाफ की बात करूँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो वर्तमान में एम नरवाणे हैं, ये कौन से नंबर के थे, 28वें के हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो एयर स्टाफ की चीफ है वो है 26वें चीफ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अमित पंघाल है वो किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से हो जाएगा। फिर आपके जो सवाल था वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का था कि 1930 से 32 के मध्य में टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो 3 हुए थे। अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु 1930 से 32 के मध्य टोटल श्रृंखला के रूप में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, नवंबर 1930 से ये हुआ था जनवरी 1931 तक। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चले थे 1931 से सितंबर से दिसंबर, और जो तीसरा हुआ था नवंबर दिसंबर 1932। अगला सवाल था आपके टोलुइन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो टोलुइन जो ये फेनिल ग्रुप रहता है बेंजिल वाला, तो इसका पूछा है कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो CH3 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा टोलुइन। तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके टोटल, कार्बन कितने हैं 6 और ये 7, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसमें 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो C7H8 इसका हो जाएगा फॉर्मूला, 8 हाइड्रोजन 7 कार्बन। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी की वर्तमान में शायद 12 राज्यों में सरकार है, तो इसमें से किस राज्य की नहीं का आपको पूछा है, तो पंजाब का हो जाएगा। पंजाब में वर्तमान में INC की सरकार है। बाकी देखिए किस में है बीजेपी की, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। अब देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट में जो टोटल 25 सवाल स्टूडेंट ने सेंड किए हैं, एग्जैक्ट हुबहू सवाल। स्पेशल थैंक रोशन, आदित्य कुमार गुप्ता, चंदन सिंह देवल, मोहित यादव, ललित कुमार गजेंद्र, और बहुत से कैंडिडेट ने अन्य सवाल भी भेजे हैं इसमें, तो उनका नाम मिस हो गया तो सॉरी चाहूँगा, क्योंकि आज सवाल काफ़ी स्टूडेंट भेजे हैं तो जल्दबाजी में नाम मिस हो सकता है। तो पहला सवाल देखिए सेकेंड शिफ्ट का, नवखाई उत्सव जो फसल कटाई पर मनाया जाता है ये त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो नवखाई उत्सव है ये है ओडिशा का, वेस्टर्न ओडिशा का हो जाएगा, जो कि अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है नवखाई ओडिशा राज्य का। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ घोष हैं गन आइलैंड बुक्स के ऑथर। एक आपके सवाल था, ये काफ़ी टफ सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी बार, जो पोर्ट से सवाल आ रहे हैं, वधावन बंदरगाह कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये महाराष्ट्र में होगा। वधावन बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में होगा, और इससे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानु के पास में, दहानु जगह है वहाँ पर वधावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है, और ये बंदरगाह को लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। लैंड लॉर्ड पोर्ट क्या होता है, जैसे कि जो भूमि रहती है बंदरगाह की वो एक निकाय के पास चली जाएगी, गवर्नमेंट संस्था के पास चली जाएगी, और वो भूमि लीज पर लेगा कोई प्राइवेट, तो प्राइवेट निजी
हाथों के द्वारा ये बनाया जाएगा, निजी कंपनी के द्वारा वधावन बंदरगाह बनाया जाएगा, लेकिन जो भूमि रहेगी वो किसी गवर्नमेंट निकाय बॉडी के पास रहेगी। तो ये होता है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, जो कि वधावन बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अन्य इंपोर्टेंट बंदरगाह हैं जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, उसमें आपके नाहवा शेवा, जिसका वर्तमान में नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये नवी मुंबई में है। कांडला पोर्ट गुजरात, मरमुगांव गोवा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। पारादीप बंदरगाह है, इंपोर्टेंट ओडिशा हो जाएगा। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु। एनोर पोर्ट तमिलनाडु। न्यू मंगलोर पोर्ट है कर्नाटक में। अगला सवाल देखिए, जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। मधुबन विलेज है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में है जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा परियोजना है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में निर्माण के लिए प्रस्तावित है, जो कि 9,900 मेगावाट क्षमता का यहाँ पर पावर प्लांट बनेगा। किसके माध्यम से, NPCIL के द्वारा। एक सवाल था आपकी, कैलिंगुट बीच कहाँ पर है, तो कैलिंगुट बीच ये गोवा में है। गोवा में प्रमुख बीच प्रसिद्ध है, बागा बीच है, इसके पास में ये भी बीच है कैलिंगुट बीच। सिद्धार्थ हैं जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है, तो बोध गया बिहार में हुई थी, जिनका पहले नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध हो गया नाम। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला सवाल देखिए, महाविषुव संक्रांति त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा का एक ट्रेडिशनल त्यौहार है, जो कि न्यू ईयर के अवसर पर ओडिशा राज्य में महाविषुव संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। आवर्त सारणी में हेलोजन ग्रुप में कौन सा तत्व तो नहीं है, तो हेलोजन ग्रुप कौन सा है, जो 18 ग्रुप है आवर्त सारणी में, जो ये वाले ऊर्ध्व, तो उसमें 17वां ग्रुप हो जाएगा हेलोजन, जिसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है। और 72 में इससे पहले कौन सा है, 16वां ग्रुप है, जिसे बोला जाता है कैल्कोजन। तो कैल्कोजन ग्रुप में टोटल जो एलिमेंट है ये ऑक्सीजन परिवार के हैं, जिसमें ओल्ड स्टाइल से टीपो हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है, टेलुरियम है, तो पोलोनियम, ये हो जाएंगे आपके कैल्कोजन के। निट्रोजन की बात करूँ तो ये 15वां ग्रुप है, जो नाइट्रोजन परिवार के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक हैं। ये आपके नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के इस टाइप से ये ट्रिक से याद कर सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो कार्नोटाइट जो और है वो यूरेनियम का है, जिसका फॉर्मूला ये आप देख सकते हो, कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से ठीक पहले गवर्नर जनरल कौन था, तो 1947 से पहले थे लॉर्ड वेवल थे, 1943 से लेकर 47 तक। उम्मीद पहल किससे संबंधित है, तो नवजात शिशुओं से संबंधित जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, आनुवांशिक बीमारी हैं, उनसे निपटने के लिए इस पहल की शुरुआत हुई है। उम्मीद पहल है नवजात शिशुओं से संबंधित आनुवांशिक बीमारियों से उपचार हेतु। तो उम्मीद की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। और इस पहल को जो इसकी अवधारणा है वो है रोकथाम इलाज से बेहतर है। इस अवधारणा पर यह पहल तैयार की गई है, सितंबर 2019 में ये पहल आई थी। 16 महाजनपद है, उसमें वज्जी की राजधानी कहाँ पर थी, जो टोटल 16 महाजनपद थे पहले, जिसमें 14 तो राजतंत्र और 2 थे गणतंत्र। गणतंत्र में एक वज्जी भी था और एक था मल। तो आपको पूछ लिया है वज्जी की कैपिटल, तो वो है वैशाली, वर्तमान बिहार का एक जिला है वैशाली, तो वैशाली में थी वज्जी की राजधानी। अन्य जो इंपोर्टेंट है महाजनपद जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं उनकी कैपिटल से, तो मल हो गया, जो कि एक गणतंत्र वाला महाजनपद था, इसकी कैपिटल है कुशीनगर पावा। मगध की गिरवरज या फिर राजगिर भी बोलते हैं। गांधार की तक्षशिला हो जाएगी। वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी। कुरु की इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की कौन सी है, अस्त्र है। मत्स्य की है विराटनगर। तो ये इंपॉर्टेंट जो महाजनपद उनकी कैपिटल। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे दिया गया, रानी रामपाल को। ये भी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। और यहाँ पर पूछ भी लिया है रानी रामपाल कौन से खेल से संबंधित है, तो 2 सवाल आगे रामपाल से, हॉकी की ये हो गई। संसद के दोनों सदन कल भी आया था, उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसके संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर करता है और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। कब बुलाते हैं, जब कोई बिल एक सदन से पारित हो जाता है, लेट्स की वो लोकसभा से हो गया, राज्यसभा में अटक गया, तो 6 माह बीत जाने पर यहाँ पर जो विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत।
तमिलनाडु में जो डिंडीगुल के किस उत्पाद को अगस्त 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु में डिंडीगुल का एक प्रोडक्ट था जो था लॉक, डिंडीगुल के लॉक को जीआई टैग दिया गया है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु का एक और प्रोडक्ट है, वो है साड़ी। कौन सी साड़ी? कंडा की साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो दो प्रोडक्ट को 2019 में दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता का ही प्रावधान है। और नागरिकता अधिनियम कौन सा है? सबसे पहले 1955 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी जो मरीन नेशनल पार्क है वो है अंडमान आइलैंड में, साउथ अंडमान जो जिला है अंडमान आइलैंड का, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क से, मैं सिर्फ बात करूं महात्मा गांधी पार्क की तो वो कोलम केरल में भी है। निम्न में से किसे 2020 पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? तो टोटल 7 हस्तियों को मिला है पद्म विभूषण। उसमें से आनंद महिंद्रा नहीं थे, सुषमा स्वराज को दिया गया है, मैरी कॉम को है, सन्नूलाल मिश्र को भी दिया गया है। तो देख लेते हैं वो कौन 7 व्यक्ति हैं जिनको अब की बार पद्म विभूषण जो सेकंड सबसे हाईएस्ट आपके सम्मान हो जाएगा भारत रत्न के बाद। तो पद्म विभूषण मिला है जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत मिला इन्हें। ये लोक सेवा क्षेत्र बिहार के हैं। अरुण जेटली को मिला है लोक सेवा। अनिरुद्ध जगन्नाथ को मिला है लोक सेवा। तो ये एक विदेशी है, मॉरिशस के, तो इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ से। एमसी मैरी कॉम को स्पोर्ट से है, सन्नूलाल मिश्र कला, सुषमा स्वराज लोक सेवा, और दिया गया है विश्वेश तीर्थ स्वामी जी जो कि कर्नाटक के हैं अन्य की क्षेत्र में। तो ये 7 हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। सिनोली पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो सिनोली है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। सिनोली जो पुरातात्विक स्थल है वो यूपी में हो जाएगा। यहाँ पर मिला क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ पर 125 कब्रें पाई गई थी। इसकी खोज 2005 में हुई थी। भारत का प्रथम ग्लास फ्लोवर सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड के किस शहर में बनेगा? सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। ऋषिकेश में बनेगा। भारत का प्रथम है ग्लास फ्लोवर सस्पेंशन ब्रिज है जो राम झूला है उसके पास में ही बनेगा ऋषिकेश में। तो ये गंगा रिवर पर बनने वाला है। अगला सवाल था जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? तो जुआरी है गोवा की सबसे लार्जेस्ट रिवर है जुआरी नदी, गोवा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खगानतक मिसाइल की माक क्षमता आपको पूछी है तो ऑपरेशन रेंज इसकी कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर। करंट का सवाल है। खगानतक मिसाइल है और ये प्रदर्शित हुई है कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है? तो ये स्वदेशी मिसाइल है जो कि भारत की निजी फर्म JSR डायनामिक्स ने डेफ एक्सो में इसको शो किया था 8 फरवरी 2020 के एग्जीबिशन में। और ये हवा से ज़मीन पर हमला कर सकती हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, AI का, अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए। तो खगानतक मिसाइल हैं जो कि JSR डायनामिक्स ने इसका निर्माण किया था। 180 किलोमीटर इसकी ऑपरेशन रेंज हो जाएगी। प्लूटो के कितने मून हैं? तो प्लूटो के टोटल 5 चंद्रमा हैं। ये 5 चंद्रमा जो प्लूटो के हैं। सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज़्यादा सैटर्न शनि के हो जाएंगे। शनि के टोटल 82 मून हैं। जुपिटर की बात करूँ, ये ज्ञात मून है, इसके अतिरिक्त बहुत से हो सकते हैं लेकिन अब तक जो खोजे गए हैं जुपिटर के 79 मून हैं। और सबसे कम तो है नहीं, 2 ग्रहों के तो है ही नहीं। ये सवाल पूछा गया है जेई में अब की बार आया था। कौन से ग्रह के कोई भी चंद्रमा नहीं है? कौन से 2 ग्रह हैं? मरकरी और वीनस है। पृथ्वी का 1 मून है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। धातु के किस गुण के कारण इसे चादर के रूप में फैलाया जा सकता है? तो आघात वर्धनीय करेक्ट हो जाएगा। तो ये 25 सवाल सेकेंड शिफ्ट की। अब देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के टोटल 24 सवाल मिले हैं। एक सवाल कौन सा बच गया है कमेंट करके बता सकते हो जिनका भी आज लास्ट शिफ्ट में एग्जाम था। स्पेशल थैंक्स मीठालाल मीणा, बहुत से सवाल इन्होंने भी भेजे हैं। कमलेश लवंशी, विष्णु स्वामी और सत्यम पांडे, इन सभी कैंडिडेट ने ये सवाल सेंड किए हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो प्रथम जो धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, वो हुआ था 1893 शिकागो अमेरिका में हुआ था, जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने बहुत तगड़ा भाषण दिया था। यहाँ पर मार्च 2020 तक भारत ने टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर दे दिया था मार्च 2020 तक भारत में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में टोटल अब की बार, और ये मार्च से कंटिन्यू भी है, अब तक वर्तमान में 8 तो यूटी है भारत में और 28 राज्य हैं
और क्योंकि यहाँ पर पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग, और एक को मर्ज भी कर दिया, नहीं तो ज़्यादा हो जाते। दादर और नगर हवेली, दमन दीव पहले अलग अलग यूटी थे, इनको मर्ज कब किया है? 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया है। अब दादर और नगर हवेली, दमन दीव एक यूटी हैं जिसकी राजधानी दमन में है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये यूटी कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये आपके मार्च के बाद, इससे पहले का पूछा है तो मार्च तक 28 राज्य थे तो 8 यूटी भी थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल 2020 में। जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स था। 2019 की जो थीम थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, वो थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। तो अब की बार थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट नर्सेज, कोरोना के रिगार्डिंग ये थीम बनाई गई है, एंड मिडवाइव्स। 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपकी थीम पूछी गई है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फेब को मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में है? तो ये रमन स्मृति नहीं, एक प्रमुख खोज हुई थी, रमन इफेक्ट है जिनकी खोज की थी सीवी रमन ने। 28 फेब 1928 को ये खोज हुई थी रमन इफेक्ट की, सीवी रमन के द्वारा, जो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक हैं, और इनके लिए इनको अवार्ड भी मिला है, जो नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया था सीवी रमन को इस खोज हेतु। और 28 फेब को जो खोज हुई थी, इसलिए भारत में जो 28 फेब को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2020 की थीम थी वुमन इन साइंस। नेक्स्ट में देखिए, वर्तमान में ओम बिरला कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष है? तो अभी तो 17वीं लोकसभा चल रही है, 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके तहत। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन को स्रावित करती है? 2 हार्मोन निकलते हैं जो कि आयोडीन, भोजन में अपन आयोडीन ग्रहण करते हैं तो उसके उपयोग से 2 हार्मोन बनते हैं थायराइड ग्लैंड में, उसमें थायरोक्सिन एक है ट्राई आयोडो थायरोनिन। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2019-20 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता में कौन शामिल नहीं था? काफ़ी टफ सवाल है, किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि 2019 में टोटल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए थे 46, अब की बार दिए गए हैं 47। ये 5 सितंबर को दिया जाता है जब शिक्षक दिवस होता है अपना। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो टोटल 46 एजुकेटर को मिला है, तो उसमें से जो भी नाम था उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। इसमें रिवार्ड दिया जाता है 50,000 रुपये का। सती प्रथा राजा राममोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के काल में रोक लगाई थी? बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता सवाल। तो विलियम किसने रोक लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। प्रयास किसके थे? तो प्रयास थे राजा राममोहन राय के। सबसे पहले जो रोक लगाई गई थी राजस्थान में 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब विंबलडन टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार विंबलडन टूर्नामेंट, जो टेनिस का एक प्रमुख टूर्नामेंट है, उसको रद्द करना पड़ा है। तो वो 2020 में इस कोविड-19 के कारण रद्द करना पड़ा है, जो कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विश्व का। 1877 में स्थापित हुआ था विंबलडन। ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये लंदन में आयोजित होता है, यूके में। 2019 में विंबलडन में चैंपियन कौन रहे हैं? मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी। वुमेन सिंगल में सिमोना हालेप, जो रोमानिया प्लेयर हैं। अगला सवाल, शीश महल किस राज्य में स्थित है? तो मैं बात करूं शीश महल की तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। एक तो राजस्थान में है, प्रमुख यही पूछा होगा, जो आमेर का किला है वहाँ पर है शीश महल राजस्थान में, जिसका निर्माण करता मान सिंह है। जय सिंह ने स्टार्ट किया, मान सिंह ने 1600, तो ये 23 से 27 में इसका निर्माण पूरा हुआ था शीश महल का। और इस महल में लगे हुए शीशों को बेल्जियम से मंगाए गए थे। शीश महल जो राजस्थान में है, आमेर में। इसके अतिरिक्त तो शीश महल हैं। यहाँ से एक सवाल मेरे को याद आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सवाल ये पूछा था, पटियाला में स्थित शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो जो शीश महल पटियाला पंजाब में है, जिसका निर्माण कराया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। एक शीश महल दोस्तों आगरा फोर्ट में भी है, जो शाहजहां ने निर्माण कराया था। तो ये प्रमुख शीश महल के रिगार्डिंग फैक्ट हो गई। अगला सवाल देखिए, कुमार मनीष अरविंद को किस भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड कल पूछा गया था, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22+2 थी, राजस्थानी अंग्रेजी। तो इसमें दिया गया है कुमार मनीष अरविंद को, जो मैथिली भाषा है, इस भाषा में ये अवार्ड इनको मिला है। और ये एक फैक्ट और भी है, कांदेकर को जो कोंकणी भाषा में अवार्ड मिला है, बाकी इंग्लिश का, हिंदी का। तो टोटल भाषाओं का आपको याद में रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि किसी भी भाषा से पूछ लिया जा रहा है तो जरूर याद करके जाइएगा। तेलंगाना से किस राज्य की सीमा नहीं टच होती है? टोटल 4 स्टेट के साथ तेलंगाना अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ में महाराष्ट्र,
ईस्ट में छत्तीसगढ़, इस प्रकार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा टच होती है। जो भी नहीं था, इसके अतिरिक्त ऑप्शन था, वो करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग तशंगपो कहा जाता है तिब्बत में, जहां से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से? तिब्बत के पुरुंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है और यहाँ पर इसको यरलुंग तशंगपो कहा जाता है। फिर जब भारत में प्रवेश करती तो असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो हॉरिजेंटल रोज है उसको क्या कहेंगे? क्षितिज पंक्तियों को आवर्त बोला जाता है और जो ऊर्ध्वाधर है ये वाले कॉलम उनको समूह बोलते हैं। टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 8 ग्रुप हो जाएंगे। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता? तो ये एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, हमिंग बर्ड है, गुंजन पक्षी भी इसे बोला जाता है। मुंबई से ठाणे के मध्य जो प्रथम ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी। आपको पूछा कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? सवाल एग्जैक्ट ये पूछा गया था। साउथ इंडिया की क्वीन ऑफ हिल स्टेशन इन साउथ इंडिया, दक्षिण में पर्वतों की रानी कहा जाता है ऊटी को। ऊटी को उदग मंडलम भी बोलते हैं। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का हिल स्टेशन है। बाकी मैं ओवरऑल बात करूं, द क्वींस ऑफ द हिल, पर्वतों की रानी मसूरी को बोलते हैं। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी बोला जाता है। साउथ के केस में ऊटी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 2 वर्ष के बाद, इसलिए ये स्थायी सदन है। एक साथ सभी नहीं होते, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा जो कि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों की अवधि के लिए रहता है और 1/3 2 वर्ष के अंतराल में होते रहते हैं यहाँ पर सेवानिवृत्त। राज्यसभा की बात करो तो अनुच्छेद 80 में इसकी संरचना है जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है। 12 राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित, बाकी राज्य और यूटी से होंगे 238। देखिए वीडियो यदि कंटिन्यू देख रहे हैं, मेरे को पता चल रहा है कितने स्टूडेंट अब तक कंटिन्यू देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी वर्तमान में काफ़ी इजी सवाल है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अगला सवाल देखिए, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? सवाल किस टाइप से पूछा गया वो भी बताना। मैं ओवरऑल बात करूं, टोटल 5 बार गए थे ये। कौन गए थे? गेनेडी पादाल्का। 5 स्पेस फ्लाइट, 5 मिशन के तहत गए थे। 878 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इनके नाम है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ एक स्पेस फ्लाइट एक बार जो गए हैं, तो एक के केस में जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड है, वो एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली के नाम है 340 दिन। ये तो मेंस का ओवरऑल हो जाएगा। बाकी ये करंट अफेयर्स में रिकॉर्ड बना है, नासा का जो एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टियाना कोच हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है वुमन लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट में, जो वुमन के द्वारा 328 दिन का रिकॉर्ड अंतरिक्ष में है, एक बार एक ही मिशन के तहत, यानी सिंगल जो स्पेस फ्लाइट के तहत वुमेन्स का रिकॉर्ड बना है स्पेस में, वो 6 फरवरी 2020 को ये वापस लौटी थी। तो क्रिस्टियाना कोच का रहा है कितने दिन? 328 दिन। इससे पहले वुमेन का था पेगी विस्टन का रिकॉर्ड था, तो इन्होंने अब की बार ब्रेक किया। करंट का इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतरिक्ष में ओवरऑल है तो ये गेनेडी पादाल्का हो जाएगा। कौन सा इसमें से पूछे गए हैं? सभी फैक्ट मैंने कवर कर दिए हैं, आप बता देना कमेंट में जिनका भी एग्जाम था। कनाडा के किस नागरिक को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो पद्मश्री अवार्ड है बहुत से व्यक्तियों को दिया गया है और कनाडा के यहाँ पे पूछ लिया है तो श्री प्रेम वात्सा को दिया गया है। काफ़ी टफ सवाल था ये भी। तो ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में दिया गया है। तो अन्य इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो विदेशियों को अब की बार दिया गया है पद्मश्री। तो ब्राज़ील का जो कल ही पूछा गया था ब्राज़ील वाला, तो कि ये इनको गोलोरिया एरियरा और लिया दिस्किन को मिला है, वो किस देश की नागरिक थी पद्मश्री? तो ये ब्राज़ील की थी। बाकी मैं बात करूँ यूनाइटेड किंगडम में तो बॉब ब्लैकमैन और श्री बैरी गार्डनर को दिया गया है। मॉरिशस का ये तो आपकी पद्मश्री हो गए, जो चौथा सिविलियन अवार्ड है। और बात करूँ मैं पद्म विभूषण की, जो सबसे सर्वोच्च सेकंड में हो जाएगा, तो ये दिया गया है जो मॉरिशस में दिया गया, मैंने ऊपर बता भी चुका हूँ, वो जगन्नाथ को दिया गया है, अनिरुद्ध जगन्नाथ को। और यूएसए का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है तीसरा वाला, पद्म भूषण भी एक विदेशी को मिला है, पद्म विभूषण भी एक विदेशी को मिला है, पद्मश्री तो बहुत से विदेशियों को दिया गया है। तो पद्म भूषण प्रोफेसर जगदीश शेठ को दिया गया लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में, तो ये यूएसए के, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। मराठा काल में प्रधानमंत्री पद का क्या नाम था? पेशवा नाम था उस समय। और उस समय जो ग्राम होती थी सबसे छोटी का ग्राम, उनके मुखिया को पाटिल बोला जाता था, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मराठा काल में प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते थे।
सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जो CCRT है, सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, की स्थापना कब हुई है? तो 1979 को इसकी स्थापना हुई थी CCRT की। किसने की थी? तो श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा इसकी स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में की थी। अगला और अंतिम सवाल, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो घटप्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना, और इसके एक डैम भी बना हुआ है यहाँ पर, हिडकल डैम है इसे, ये कर्नाटक राज्य में। तो घटप्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। तो 24 सवाल थर्ड शिफ्ट के मिले हैं। एक सवाल कौन सा इसके अतिरिक्त आप बता देना। कल वाली PDF और ये आज वाली PDF जो अब मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगी इनकी PDF। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन किसी ने नहीं किया है तो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।